पहला क्वेश्चन है, आज हम एसआई पीएचडी का एमटीए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं? 7 हैं, 8? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको करते हैं। मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ कि सॉल्यूशन कैसे लिखने हैं। केवल सॉल्यूशन बताना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सॉल्यूशन कैसे लिखने चाहिए। आप जैसे पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे होगे ना, तो वहाँ इंटरव्यू में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। राइट, सॉल्यूशन ही अगर तुम्हारा सही नहीं होगा, सही से तुमने सॉल्यूशन नहीं लिखा होगा, तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखना नहीं आता है, तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले ही तुम्हारा मतलब तुम्हें लगे कि तुम्हारा करेक्ट है, तुम्हें मार्क्स क्यों नहीं मिले। राइट, तो हमें मैथमेटिकल राइटिंग आनी चाहिए, हमें ऐसे लिखना चाहिए कि सामने वाला समझ सके, और सॉल्यूशन को बहुत ही प्रिसाइजली और क्लियरली लिखना चाहिए। ठीक है, मैं लिख के दिखाऊंगा, आप लोग वो सीखें। ठीक, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा हमेशा से भले ही ऐसा तरीका रहा है, मैं हमेशा नेट के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करता हूँ, तो उनमें भी सिखाता हूँ, ताकि आगे जब बच्चे इस टाइप के एग्जाम्स दें उनका वो चीज बनी रहे आदत। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। सो इसमें क्या बोला है, लेट H1 क्या है, सब स्पेस है और हिल्बर्ट है। ठीक है, तो फाई कोई भी लीनियर फंक्शनल है, आपका कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल है, बाउंडेड, सो दैट द हेनपेनाक नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन ऑफ फाई टू H2। राइट, बाय हेनबानाक एक्सटेंशन थ्योरम वी कैन एक्सटेंड ना, सो नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन हमको मिलेगा। सो वही बोल रहा है कि यूनिक होगा वो एक्सटेंशन। ओके, एक से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकते, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक तो ये है कि आप कोई 2 एक्सटेंशन ले लो, फिर उनको एक ही दिखा दो। हाँ, अदरवाइज देखो कैसे करेंगे। सो जब भी हिल्बर्ट स्पेस में लीनियर फंक्शनल की बात आती है, तो आपको पता है ना किस पे जाना चाहिए हमें? प्रूफ, सॉल्यूशन, प्रूफ होगा, प्रूफ। ओके, बाय रिच रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। रिच की स्पेलिंग क्या होती है? बोलो, वेट किसका कर रहे हो? सर REIZ। रिच रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, हाँ, देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर y in H1 such that phi of h इक्वल टू क्या होगा जी? h इनर प्रोडक्ट y फॉर ऑल, फॉर ऑल h इन h एंड नॉर्म ऑफ phi क्या होगा बताओ? नॉर्म ऑफ phi इज norm of y. नॉर्म ऑफ phi, एंड यू शुड नो दिस। हाँ, एंड दिस कैन बी डन। अगर चाहो तो प्रूफ भी कर देना। मतलब कभी भी तुम इस डाउट में हो ना, ये करो H ना करो। H1 में आएगा। क्या? H1 में। हाँ, H1 में। सो कभी भी तुम्हें डाउट हो ना इस तरीके का कि यार ये प्रूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कर दिया करो उसको, छोटा सा है तो। अगर ठीक है, ऐसे डाउट हो तो कभी होता है ना हमारे दिमाग में। ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन थ्योरम प्रूव करनी चाहिए क्या, नहीं, वो नहीं करनी है। ठीक है, आप लैग्रांज थ्योरम कहीं पे यूज कर रहे हो, प्रूव करनी चाहिए क्या, नहीं, वो नहीं करना है। देखो, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, अगर किसी थ्योरम से बहुत ही ट्रिवियल हो जा रहा हो उसका सॉल्यूशन, तो फिर नहीं। ठीक है, तो समझना कि पेपर में आया है तो जजमेंट यूज करना पड़ेगा तुम्हें, मुझे कैसे सॉल्यूशन लिखना है, क्या यूज करना है क्या नहीं करना है। समझे या नहीं समझे? अगर ये कैसे आएगा, ये तो तब आएगा जब तुमने घर में बैठ के प्रॉब्लम्स की होंगी, तभी तो मैं बोलता हूँ बुक्स को सॉल्व करो। ठीक है, तो है। सर ओके, हाँ, सर, मतलब बोलो। जैसे आपने बोला कि हम रिजल्ट जो यूज करें उनको प्रूफ करें, तो मतलब इससे और ज्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं हो जाएगा, मतलब उसका नहीं सोल्यूशन नहीं, अगर हम रिजल्ट प्रूव मैंने कर। ऐसे नहीं बोला। मैंने बोला कभी अगर कोई चीज तुम यूज कर देते हो बीच में, और तुम्हें लगता है कि क्या इसका मुझे प्रूफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और छोटा सा है तो उसको एक्सप्लेन कर दिया करो ब्रैकेट में, कुछ नहीं जाता है। ऐसे मैंने बोला। अब मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि हर चीज का प्रूफ करना है। मतलब तुम्हें वो जजमेंट होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं ग्रुप थ्योरी का कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब लैग्रांज थ्योरम आई, तो उसका प्रूफ नहीं करना है, वो हमें भी पता है। वो कैसे पता चलेगा? जब तुमने ग्रुप थ्योरी की होगी तब तो पता चलेगा ना कौन सी चीज का करना है, कौन सी चीज का नहीं करना है। हर एक रिजल्ट प्रूव करोगे तो रिजल्ट के नीचे फिर एक रिजल्ट आएगा, ये लूप इंडी नहीं होगा, तुम एक ही क्वेश्चन में रह जाओगे। समझे? ओके सर। हाँ, तो देखो, नहीं, कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई रिजल्ट यूज करके बहुत ही सर हाँ, सर वो RIESZ होगा।
एसजेड, चलो ठीक है। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, ओके, और बहुत ही आसान हो जा रहा है, किसी थ्योरम से डायरेक्ट ही निकल जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा विचार करो, क्या कोई और वे है, इज देयर सम अदर वे दैट वी कैन सॉल्व इट मोर एलिमेंटली विथआउट यूजिंग दिस नॉन ट्रिवियल रिजल्ट। ये मैं बोल रहा हूँ आप सब लोग से, समझ गए या नहीं? इन इन इस टाइप के एग्जाम्स में ये ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी है कि कौन सा खाली टिक करना है आपको, तभी तो लिख के एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, सो देखो, तो सपोज लेट फाई टिल्डा बी एन बी एन एक्सटेंशन ऑफ फाई, ओके, देन अगेन बाय रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या होना चाहिए, क्योंकि H1 H2 भी हिल्बर्ट है, अगेन बाय रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम थ्योरम फाई टिल्डा एच टिल्डा, एच टिल्डा क्यों लिख रहा हूं पता है? अब देखो मैंने बोला ना कि कौन से लेटर हम यूज कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए, मतलब इससे कंसिस्टेंट टाइप का लगे, बस ऐसा मैटर नहीं करता, ओके, आप एच टिल्डा लिखो या एच लिखो या कुछ और लिखो। सो फॉर एच टिल्डा वाई टिल्डा और ऑल वाई टिल्डा इन, सॉरी, एच टिल्डा इन H2, और या H1 शायद मैं इसके लिए H1 H2 वगैरह यूज कर सकता था, हाँ, रेदर देन, क्योंकि H1 से आ रहा है, इससे थोड़ा कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी लगेगी, मतलब अच्छा रहेगा, आई मीन टू से, अच्छी क्या लगेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी आई मीन टू से, ओके, बट इट डजेंट मैटर, ओके, थोड़ा थोड़ा मैटर भी करता है, ऐसा नहीं है ये H2 एंड फॉर some fixed y tilde in H2, हाँ या ना? हाँ, यहां पे लिख देना बी अ एन नॉर्म, अ नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन, हाँ, जैसे मान लो तुमने कहीं पे एक्स लिया ना, तो साथ में क्या लेना चाहिए, वाई लेना चाहिए लेटर, एक्स लिया फिर एक ले लिया सी, हालांकि वो गलत नहीं है, बट तुम खुद सोचो एक बार, देखो, सो यहां तक हो गया ना, राइट, एंड और क्या होगा साथ ही, एंड नॉर्म ऑफ फाइव टिल्डा क्या होगी जी, नॉर्म ऑफ y2, जो कि नॉर्म ऑफ क्या होनी चाहिए एक्सटेंशन से, नॉर्म ऑफ फाइव होनी चाहिए, इसलिए नॉर्म ऑफ y हो जाएगी, ठीक है, सिंस फाइव इज एक्सटेंशन ऑफ फाइव, इसलिए देयरफॉर देयरफॉर h1 y इक्वल टू h1 y tilde for all h1 in h1, सारे लोग एग्री करते है ना? सर हाँ, बोलो, सर y2 क्या है? वही क्या है, देखो पढ़ो क्या है वही। y तो मतलब H1 का एलिमेंट है, हम्म, फिर y2 कहाँ से आ गया ये? y2 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, y2 कहाँ है, तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है y2? मैंने तो नहीं ये लिखा। ये फाइव जहाँ नॉर्म लिखा हुआ है, नॉर्म ऑफ फाइव टिल्डे इज नॉर्म ऑफ y2। y2 नहीं, y tilde है वो, y tilde है वो, ओके, एंड फिर वो इसका नॉर्म ऑफ नॉर्म, फाइव। हम्म अच्छा, हम्म क्योंकि हम्म y1 उसके अंदर मतलब h1 h2 के अंदर है। हम्म, right। ये इसलिए क्योंकि नॉन प्रिजर्विंग एक्सटेंशन है, नॉन प्रिजर्विंग एक्सटेंशन माने इसकी और इसकी नॉर्म इक्वल होनी चाहिए,
एक्सटेंशन है, राइट। एंड रिच रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से इसकी नॉर्म ये है, राइट। एंड ये ऊपर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना सबको? अगले वाले पढ़ने वाले को भी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत साफ या प्रिसाइज लिख रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो आप, मैं उसको सुधार के लिखूंगा, हाँ कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहां से क्या आता है जी, H1 माइनस इसलिए, ओके, और या जो भी लिखते हो आप लोग, और इक्वल टू 0, राइट, फॉर ऑल H1 in, right, yes or no? Okay, actually what do we need to prove, by the way? तुम्हें पता है? We need to prove that y tilde and y are equal, okay? मैं अभी आपको बता, आप बोलोगे सर ये आप क्यों कर रहे हो, आपके मतलब, हाँ यहां तक तो ठीक ही है ऑब्वियस है, ये तो तुम करोगे ही करोगे ना। फिर भी ये यूजफुल कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। इसलिए y माइनस वाई टिल्डा जो है ना, परपेंडिकुलर टू H1, ठीक है। अब व्हाट डू वी वांट एक्चुअली, व्हाट डू वी वांट, लेट मी नो, बोलो व्हाट डू वी वांट। तुम्हें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए, तुम्हें पता नहीं है हमें क्या चाहिए तो लोगे कैसे? यू वांट y इक्वल टू बी, कंप्लीट इट, यू वांट y इक्वल टू बी, हितेश व्हाट डू यू वांट? सर मेरे को यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि हमें 2 एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए क्या? नहीं, मुझे लिखना चाहिए कि एक एक्सटेंशन और वही वाला है दिखा दूंगा, नहीं समझे, यही एक्सटेंशन दिखा ओके दूंगा, ओके ओके समझे। दो तरीके होते हैं ना, मैंने बोला कि पिक टू एक्सटेंशन एंड शो देम दे आर इक्वल, इट मींस देयर आर नो एक्सटेंशन। एंड वन अनदर वे इज दैट you are extending, that you are get only way, you are getting only one thing, nothing than that, nothing else than that, समझे। जी सर। मैं बोलूंगा, मैं क्योंकि ना इसको, इसी चीज को ना मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा ही होगा, वो बस यही होगा एक्सटेंशन, बस। सो वी आर डन ना, एक ही तो मिला। सो वी वांट, व्हाट डू यू वांट, पल्लवी व्हाट डू यू वांट? आई वांट यू टू कंप्लीट द सॉल्यूशन सर, और समथिंग एल्स, व्हाट डू यू वांट? y equal to y tilde. राइट, सबको पता है ना y इक्वल टू वाई टिल्डा क्यों चाहिए हमें। ओके, सो देखो नाउ, तो हमें चाहिए y एंड y टिल्डा की नॉर्म एक्चुअली 0 चाहिए, ओके। तो नॉर्म ऑफ y, इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर, और ऐसा आप बार बार करते हो हाँ फंक्शन एनालिसिस में, ऐसा मत सोचना कि मुझे कैसे पता चला, स्क्वायर, इजंट इट, सॉरी, ठीक लिख रहा हूँ ना मैं, नॉर्म ऑफ y, नॉर्म ऑफ y चाहिए ना, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। इसको y टिल्डा लिखता हूँ, ऐसे करता हूँ, ओके, ये ठीक है। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? ये नॉन डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुई जरा बताना, मतलब अ, समझे, प्लस क्यों आया बीच में, बताओ बताओ। क्योंकि ऑर्थोगोनल है। राइट, सिंस y tilde minus y is perpendicular to y, that's why, okay। समझे या नहीं समझे? ऊपर देखो, अभी मैंने पूरे H1 पे पर पे और y कहाँ बिलोंग करता है, H1 पे बिलोंग करता है, तो इसलिए आया। सो दिस इंप्लाइज y tilde एंड y का जो नॉर्म का स्क्वायर है ना, ये 0 होना चाहिए, इसलिए y tilde इक्वल टू क्या होना चाहिए, मतलब ये 0 वेक्टर होना चाहिए, सो बराबर, राइट। दिस इंप्लाइज phi tilde इज नथिंग बट, क्या लिखेंगे, हेंस, इसीलिए, मतलब एंड में है आप, फाई ऑफ h
2 is given by H2, right? So there is only one extension, only one non-preserving extension, प्रीजर्विंग एक्सटेंशन। ये प्रूफ पूरा समझ में आ गया? अब लिखा कैसे ये देख लो, कमी है तो बता दो, मतलब तुम्हें कुछ कमी लगे सुधार लो, अगला बंदा पढ़ेगा समझ में भी ठीक आएगा, ठीक है ना? राइटिंग भी कम से कम लीजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ, मतलब मैं तुम बच्चों की बात नहीं कर रहा, और बच्चे जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, कभी मैं टीचिंग असिस्टेंट होता हूँ, तो ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, कुछ यहाँ लिखा है कुछ यहाँ लिखा है, तो समझने वाला भी नहीं समझ पाता, भले ही तुमने सही लिखा हो, राइट? समझे? लिखना आना चाहिए, मतलब डोंट इग्नोर दिस पार्ट, ओके? क्योंकि तुम सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम कुछ और कर रहे हो, बट तुम ये सब इग्नोर कर देते हो। अब ये ही नहीं आएगा तो क्या ही फायदा, क्या ही आ रहा है फिर तुमको? खाली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन टिक कर दिए तो तुम्हें मैथ्स आ रही है? फिर तुमने तो मैथ्स में आगे जाना है ना, मतलब तुम्हारा तो काम ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स ऑप्शनल है और उसमें चलो टिक करना आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो दैट्स डन। तुम्हें मैथ्स से आगे कुछ करना नहीं, बट जिसको करना है तुम्हें कल सिखाना भी होगा, राइट? सो यू शुड नो। ओके, चलो लेट मी, ये क्लियर है ना सबको? और ये वाला क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा बाय डेफिनेशन ही ये क्लियर है। देखो मतलब मुझे डाउट है कि ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था यहाँ पे, बट उन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों किया, क्योंकि एफ स्क्वायर L1 में है तो क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो ऑटोमेटिकली एफ क्या हो जाएगा, एफ मतलब L2 में चला जाएगा, राइट? समझे? सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और इंटेंशन था क्वेश्चन को बनाने का, बट शायद ऐसा गलती हो गई हो, ओके? बट कंफर्म कर लो एक बार, मैं मुझे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो मुझे डाउट होता है कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं। सो चलो ये वाला देखो, इसको कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन ना पहले देखो करेंगे कैसे। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब जल्दी से हमें पता चल जाने चाहिए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले लिमिट फंक्शन निकाल लेना चाहिए। हाँ, हमें बोला है कि प्रूफ क्या करो, converts to uniformly on bounded intervals but does not converge uniformly on R। वो तो हमें दिखाई दे रहा है कैसे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले आप लिमिट फंक्शन निकालो। सो वी हैव एफ एन एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसलिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, अब देख लो चाहे x कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, ओके? दिख रहा है ना साफ साफ, जीरो हो कुछ हो, राइट? तो लिमिट क्या आ रही है, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जानी है, सो 1 फॉर ईच x, फॉर ईच x, ओके? आप सोचो कि क्या ये उसने बोला ही है कि एफएन में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं करता है, तो मुझे मतलब अब मैं जो बोल रहा था वो बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता, कर रहा है तो वो साफ पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये सीक्वेंस लेंगे, देखो एक्स एन इक्वल टू एन स्क्वायर, तो ये सीक्वेंस कहाँ जानी चाहिए थी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, अगर आपको पता है तो, ठीक है? बट इसको यूज ना करें आप प्रूफ करते वक्त सब्जेक्टिव में, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तब इसको यूज करें, नहीं तो तुम इसको भी प्रूफ कर लें पहले फिर इसका यूज करें। सो ये जानी चाहिए थी एफ ऑफ, मतलब ये जाएगी एन स्क्वायर कहाँ कन्वर्ट, अच्छा ये तो इन्फिनिटी जाएगा, मतलब इस पे नहीं होगा, ठीक है, इस पे नहीं होगा एक्चुअली, मतलब अगर वो फाइनाइट पॉइंट होता तो एक्स एन कोई सीक्वेंस फाइनाइट पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही है तो फिर वो एफ ऑफ दैट फाइनाइट पॉइंट लेते हैं, ठीक है? सो बट स्टिल देखो इसको कैसे करेंगे। पहला पार्ट है कि प्रूव दैट एफ एन कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली ऑन बाउंडेड इंटरवल्स। सबसे पहले आप देखो अगर रफ वर्क करो, ये करना है आपको, एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है जी एक्स स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर बाउंडेड इंटरवल हो, सोचो मन में सोचो, बाउंडेड इंटरवल हो तो ऐसा लिख सकते हैं हम, राइट? यस और नो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? क्योंकि इंटरवल बाउंडेड है तो सारे एक्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू एम। सो फिर इसको आप ऐसे लिख दो, ओके?
एंड दिस फिर बोलो m over n square converts to 0, so it can be made less than epsilon after some stage, and we get that integer, वो जो भी m मिलेगा ना, जो स्टेज मिलेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट्स वाई हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, ये मैंने सोच लिया, आई मीन ऐसे सोचेंगे। अब मैं इसको लिखता हूं, देखो, सपोज I be a bounded interval, Bn a bounded interval, bounded interval। अगर आप ना कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास दूसरी पेन है, तो एफ एन कन्वर्स ऐसे करके यूनिफॉर्मली ऑन बाउंडेड इंटरवल, ये वाला पार्ट, फिर दूसरा लिखो, दूसरा वाला पार्ट एफ एन डज नॉट कन्वर्स, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है आई मीन टू से। मेरे पास तो है पेन में मतलब ऐसे लिख सकते हो आई मीन टू से, समझ गए कि नहीं? सो देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऑल एक्स इन आई, राइट? बिकॉज फॉर ऑल एक्स फॉर सम m ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख दिया करो। ठीक है, बिकॉज कोष्टक में लिखो, बिकॉज एफ इज एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आई, राइट? समझे या नहीं समझे? अब आप देखो ना, मैं अगर ऐसे सॉल्यूशन लिखा था, आप बोलते कि सर आप ये क्यों लिख रहे हो? अब आपको पता है ना मैं ये क्यों लिख रहा हूं, लिखते वक्त तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, सो नाउ नाउ एफ एन एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? सीधे वो लिखो जो आ रहा है, ये। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कौन सी इनइक्वलिटी कैसे आई, क्योंकि वो ऊपर करके आया हूं मैं ऑलरेडी। सो m ओवर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है नहीं, इधर वाला पॉजिटिव ही है मामला पूरा। m ये ऑब्वियस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको। ठीक है, सो एंड फॉर ईच एप्सिलॉन और सिंस m ओवर n स्क्वायर टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इंफिनिटी, इसलिए सो फॉर ईच एप्सिलॉन, मैं समझ लो कि मैं ऐसा ही मैं पेपर दे रहा हूँ और सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तुम ठीक है। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m सच दैट m ओवर n स्क्वायर 0 लेस देन, मतलब ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, आई मीन ये कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा लिख देता हूँ, ओके। लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसलिए देयरफॉर बाय, अब लिखूंगा इसका नाम 1, पहले नहीं लिखूंगा, बाद में मुझे क्या पता इसका नाम 1 लिखने की जरूरत भी है मुझे, अब पता चला। कई बार ऐसे होता है मैंने एप्सिलॉन बाई 2 लिख दिया होता है फर्स्ट में, आप किसी में देखते हो तो अब आपके दिमाग में आता है कि इसने एप्सिलॉन बाई 3 क्यों लिखा ना, जब उसको नीड हुई होगी तब लिखा होगा, है कि नहीं? सो देयरफॉर बाई 1 एफ एन एक्स माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन और all x belongs to I and for all n greater than equal to m। समझ में आई बात? पूरा सॉल्यूशन लिखा है कंप्लीट, क्योंकि ये चेक होने वाला है, ये समझो। ऐसा नहीं कि मैं अगर आपको समझा रहा होता तो मैं ऊपर ही कर देता खत्म, बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा। तुम और अच्छा लिख सकते हो चाहो तो, जैसे भी लिखना है, बट क्लियर होनी चाहिए एक एक चीज। इसमें तुम्हें कुछ अनक्लियर दिखाई दे रहा है तो बताओ कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है, कि एम्बिग्युइटी हो रही है, ऐसे हो रहा है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? ओके, यहाँ पे देन गलत है भाई, तो
वी हैव लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, वी हैव। ओके, सो इज इट क्लियर? अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे लिख सकते हो। हाँ, ऐसे दूसरी पेन से लिख दिया एफ एंड जो भी है वो, आप मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो तुम भी लिख सकते हो, डज नॉट कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली ऑन आर। अब आपको भी पता चल गया प्रॉब्लम कहाँ पे आनी है, रफ रफ आइडिया देखो। ये एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पे 1/2 आएगा। अब मैं पहले से ही 1/4 लिख रहा हूँ, रीजन है उसका, ठीक है, कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 क्यों लिख रहा हूँ, बाद में पता चलेगा, या मैं बाद का पहले करके दिखा सकता हूँ तुम्हें। ओके, मतलब तुम साइड में रफ कर सकते हो, फिर ऐसे सॉल्यूशन लिखा जाता है। सो कॉन्ट्राडिक्शन से करता हूँ। हाँ, लेट fn x converts to 1 uniformly on R, uniformly on R. So for each epsilon, वो फटाफट लिख देना, एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट। ये फटाफट लिखना होता है, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूं, मुझे लिखना होता है, अभी तक मैं लिख के 2-4 क्वेश्चन लिख चुका होता। कितना समय होता है यार इतना वहां पे? 2 घंटा। हाँ, तो 2 घंटा है, इसलिए ध्यान रखना, इतना स्लो भी नहीं होना है। उसका भी ध्यान रखना है कि बहुत रिडेंट, बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं लिख रहे हैं कि समय ही नहीं हुआ, 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाए। ठीक है जी, तो वो स्पीड आएगी घर में प्रैक्टिस से। मैं एग्जाम में बैठा होता तो अभी तक मैं लिख चुका होता। समझे? चलो, तो अब ये सब चीजें तुम्हें पता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये डेफिनेशन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है जी। सो इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर का मतलब होता है एक विशेष परिस्थिति। ओके, पुट, अब आपको पता है क्या करना है, पुट, क्या पुट करना है? n इक्वल टू m पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो आप लोग, उसने ऊपर देखो, x इक्वल टू भी m पुट कर सकते हैं, कर सकते हो ना, क्योंकि फॉर ऑल रियल नंबर है, सो वी कैन पुट। सो दिस इंप्लाइज, अभी मैंने एप्सिलॉन ही लिखा है, एन एप्सिलॉन इक्वल टू जरूरत होगी, यहां पे मैं लिखूंगा फिर। अच्छा, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आएगा जी? m² + m² + m² -1 इज लेस देन एप्सिलॉन। सो ये क्या आ रही है क्वांटिटी ओवरऑल? 1/2 में से 1/2 गया, 1/2 आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर, सिंस विच इज अपसर्ट, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ लेने की जरूरत नहीं है। क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन? बिकॉज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज arbitrary। yes or no? बोलो। या दैट्स व्हाई वी हैव डन द सॉल्यूशन। ठीक है ना? अगला वाला करें हम, चलो, कॉम्प्लेक्स का 2 कर दिए, अब चौथा वाला करते हैं। ठीक है, पांचवा वाला जो मैंने आपको बताया थ्योरम, वो देखने के बाद करेंगे पांचवा वाला, आज पूरे करने हैं। ओके, सो ये रहा चौथा वाला सॉल्यूशन। ओहो, चलो कोई नहीं, ये उधर का है, ऊपर का भी मिटेगा नहीं है। सो देखो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें पता कैसे चलेगा, फिर तुम बोलोगे सर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको कैसे पता चला? कंसीडर दिस फंक्शन, अभी बता देता हूँ मैं कैसे पता चला। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। ओके, लेट कंसीडर, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, जी जेड इक्वल टू एफ जेड माइनस जेड। ठीक है, अब आप ये कहोगे ना मुझे कैसे पता चला कि एफ जेड माइनस जी जेड कंसिडर करना है? मैं बताता हूँ वो ऐसे पता चला। देखो ये शो क्या करना है, मेरी नीड क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है एफ जेड माइनस जेड इक्वल टू सी। अब तरीके हैं, एफ जेड माइनस जेड कुछ खास चीजें सेटिस्फाई करेगा, जैसे मान लो कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यू छोड़ दिया तो पिकार्ड थ्योरम लग जाएगी, बाउंडेड हो गया लियोविलिस थ्योरम लग जाएगी, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसलिए मैंने एफ जेड माइनस जेड को कंसीडर किया है। ठीक, अब फिर जो दी गई कंडीशन है मुझे इनका यूज करना है जी। ठीक, इनका यूज करना है तो z+1 पुट करके देखूंगा ये, और z+i पुट करके देखूंगा। समझे?
क्या हो रहा है रफ में करके, फिर मेरे दिमाग में आ जाएगा सॉल्यूशन। देखो यार क्या हो रहा है, z+1 पुट करें तो आ रहा है ये fz+1 माइनस z+1, लेकिन fz+1 तो है fz+1, इसको लिखें तो ये है, इसका मतलब fz माइनस z, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एन g+i रखो तो या सेम आ रहा है, राइट। इट मीन्स इसके पास दो पीरियड्स हैं 1 और i। अब क्विकली मेरे दिमाग में आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट पीरियड्स हैं, कोई एंटायर फंक्शन है, या सो बाउंडेड हो जाएगा, इट मीन्स इट्स कांस्टेंट। अब मुझे सॉल्यूशन लिखना है। अब आप ये कहोगे कि बाउंडेड हो जाएगा तो पहले की हुई चीजें हैं, ये नहीं भी की हैं, तो अब आप सोचो, अभी मैं दिखाता हूं करके, ठीक है। बस मेन है कि ये फंक्शन कंसीडर करना और उसका यूज करते हुए। यस और नो, आ रही है बात मैंने जो रफली बोली आपके सामने, वो समझ में आ रही है? तुम पूछोगे ना मुझे कैसे पता चलेगा ये वो, सो ऐसे सोचना चाहिए। अलग अलग तरीके हो सकते हैं पता लगने के, कोई ऐसे नहीं है कि मेरी तरह सोचना है आपको, आप अपने तरीके से सोचिए, बस आपको सॉल्यूशन पे जाना है। तो देखो जीजेड इज एंटायर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना चाहिए, जीजेड इज एंटायर फंक्शन बिकॉज, अब पूरा कर लेना इसको, इट इज डिफरेंस ऑफ टू एंटायर फंक्शंस, ऑल्सो gz+1 by given, also by, ओके ऐसे लिख सकते हो, gz+1 इक्वल टू fz+1 माइनस z+1। ओके, इसको मैं नीचे से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, उसका कारण है, क्योंकि ब्रैकेट में मुझे वो लिखना है बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, इसलिए मैंने नीचे से स्टार्ट किया, जगह बच जाए ताकि। बाय गिवन कंडीशन वो तुम लिख सकते हो, तो ये आ गया fz माइनस z। ओके, सिमिलरली z+i इक्वल टू, तो तुम कैलकुलेट कर लेना वो क्या आ रहा है जी, ये gz ही आ रहा है, एंड ये भी gz आ रहा है, ठीक है भाई, समझे। सो g हैज टू पीरियड्स 1 एंड i। ओके, अब देखो मैं साइड में करके दिखा रहा हूं तुम्हें, सोचो कि अब ये 1 और i बहुत ही आसान पीरियड है। कैसे बनता है 1 और i का, अगर तुम ये देखो, थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ ये सब चीजें, ओके। मतलब मैं टाइम वो कर देता हूँ, बट तुम्हें एग्जाम में रियलाइज हो जाना चाहिए जो मैंने बोला ऊपर, ठीक है, क्योंकि सारी इमेज जो है ना तुम अंदर ला सकते हो एक मैस के अंदर। अब मैस क्या है वो भी बता देते हैं जी। इसको मैं नीचे बना दूं क्या, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होगी सॉल्यूशन में, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। चलेगा ना बना दूं तो नीचे, नहीं भी चलेगा तो भाई तुमको चलाना पड़ेगा अभी। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे फंडामेंटल मैथ्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ये क्या बन रहा है समझ आ रहा है ना। देखो अब मैं आपको बताऊं, सोचो कि ये ओरिजिन है आपका, ओके जी, 0 0 पॉइंट है, ये आपका पॉइंट कौन सा है, 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर i, ये कौन सा है, 1+i। तो इसी तरीके से अगर आप ये लेटिस देखते हैं, z+ij है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये z+ij के पॉइंट है। तो मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ, पहले ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझा रहा हूँ आपके समझने के लिए। मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, दिख रहा है पॉइंट, दिख रहा है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, राइट। इसका नाम x+i y है, इसका नाम x+i y है, ओके, x+i y है इस पॉइंट का नाम, ठीक है।
तो आप क्या x में सर्टेन चीज ऐड करके क्या उसको कुछ भी आपको इंटीजर ऐड करना है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप मुझे बताएं, यस या नो? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप बताएं। x कुछ भी हो, x एक रियल नंबर है। ठीक ऐसे ही y में क्या आप कोई पर्टिकुलर ऐड करके आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पहले ये बताएं जी। या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ओके, पक्का? राइट, ये क्लियर है ना? मैं ऊपर लिखूंगा फिर। तो इसका मतलब आप ऐसा ऐड करके इसको यहां अंदर ला सकते हैं, राइट? है ना? ये समझो, इसके ये है क्या पहले बताओ। यहाँ ऐसे x प्लस आई वाई है जिनका x क्या है, ये इसको सेटिस्फाई करता है और y भी इसको सेटिस्फाई करता है, यस और नो? अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी ऊपर आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो देखो, इसलिए f सॉरी g therefore g z plus m plus ni equal to gz for all m comma n belongs to z, yes or no? वन पीरियड है तो 2v 3v, क्लियर? ये क्लियर है? ओके, ठीक ठीक। सो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये तुम्हें पता है, तो ऐसे सर्टेनली कोई भी एक्स वाई दिया है आपको, एक्स प्लस आई वाई, उसकी इमेज चाहिए मुझे, तो उसकी इमेज कहीं ना कहीं इसके अंदर के किसी पॉइंट के बराबर होगी, ये वाला जो मेरा मैस है ना? होगी या नहीं होगी? तो मैं यानी कि मुझे पूरे सी की इमेज चाहिए, अगर जी के अंदर ये चाहिए मुझे जी सी, तो ये बिल्कुल ये मेरा जो फंडामेंटल मैस है इसका नाम मैं रख देता हूँ डी, तो इसके बराबर। लेकिन जी एनालिटिक है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट देगा, लेकिन कॉम्पैक्ट बाउंडेड होगा। इसका मतलब जी ने सी को बाउंडेड पे मैप किया, तो जी क्या होना चाहिए बाय लीवियस थ्योरम? कंटिन्यूअस, यस और नो? आप सोचो। Constant. हाँ हाँ, सॉरी, कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए ना। एंड वी आर डन, व्हाट वी वांट वी गेट। ओके, अब उसको लिखो, कैसे लिखोगे? सो अब मैं लिखूंगा यहां पे, लेट d इक्वल टू, अच्छा d का आप वो लिखते हो ना, s लिखता हूं, ठीक है? d से आप डिस्क डिनोट करते हो। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं x कॉमा आई वाई, या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? नोटेशन क्या लिया हमने, z वगैरह ले लेना। सो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z बिलोंग्स टू c, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, x एंड y रियल होंगे, वो भी लिख देते हैं चलो, एंड x और y दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू, समझे? या वैसे लिख दो, x इज बिटवीन 0 एंड 1, जैसे आपकी मर्जी है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। शायद ऐसे लिख देना चाहिए, मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक भी चीज मैं नहीं चाहता मेरी क्या हो, ठीक ना हो, जिससे मेरा मार्क्स कट जाए और मुझे सही पता हो। और यहां तक क्लियर है? बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? राइट। नाउ so choose integers m comma n, no, suppose z belongs to c, be an arbitrary रेदर ना, इसको मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा और सुधार दे रहा हूं। सो real object is between this and imaginary object is between this। ऐसा होता है, बाद में दिमाग में आ रहा है तो कोई नहीं, ज्यादा सीधा सीधा दिख रहा है ये, है ना? क्या उतना लिखने की जरूरत है?
ठीक है, बी एन आर्बिटरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो बार लिख दे रहा हूं मैं, नंबर z इक्वल टू से लिख देना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, चूज m comma n belongs to z such that x plus n less than equal to 1 and y plus m less than n equal to 1। ठीक है जी, सॉरी m यहां पे लिखूंगा, n यहां पे, समझ गए होंगे क्यों। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको समझ में आ गया होगा। ये यहां तक क्लियर है, और ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम भी समझते हो, बहुत ऑब्वियस है, पीएचडी के स्टूडेंट हो तुम। ठीक है, ये पता है ना ऐसा हो सकता है। ये कौन सा वो करेंगे बताओ, क्योंकि किसी भी नंबर को तुम लिख सकते हो ना, उसका फ्रैक्शनल पार्ट प्लस एक इंटीजर। तो ठीक है, सो इसलिए g ऑफ z इक्वल टू g ऑफ z प्लस m प्लस एन आई, राइट। सो दैट, यहां पे मैं लिख देता हूं, सो दैट z प्लस m प्लस एन आई बिलोंग्स टू s। यस और नो, देखो, क्योंकि इस जो ये वाला नंबर है, इसके रियल और कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट देखो आप। सो राइट, ये हमारे पास आ गया। ये बाई पीरियड, ये इसलिए नहीं, तो यहां पे मुझे लिखना चाहिए बाई पीरियोडिसिटी, एंड बाई पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी ऑफ जी वी हैव। ठीक है, माने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये किसके अंदर है, दिस बिलोंग्स टू जी ऑफ एस, राइट। यस और नो, ओके, कोई गलती तो नहीं है ना। देयरफॉर जी ऑफ एस, या आप बोलोगे देयरफॉर जी ऑफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ एस। ओके, चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर दो साइड में क्विकली, कि जीएस तो ऑलरेडी जीसी के अंदर है एंड हमने जीसी ला दिया, मतलब ऑब्वियस है, करने की जरूरत नहीं, बट तुम्हारा मन ना माने तो। सो समझ गए या नहीं। सिंस, अब लिखोगे सिंस एस इज कॉम्पैक्ट, एस इज कॉम्पैक्ट एंड वी रिमूव दिस थिंग। चाहिए या नहीं चाहिए, अभी स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं सब, इसको रखना है, रख देता हूं, तुम लोग को जरूरत पड़े बाद में। एस इज कॉम्पैक्ट एंड जी बीइंग एनालिटिक, सो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, देयरफॉर जीएस इज कॉम्पैक्ट, जो मैं बीच में बोल रहा हूं वो लिख देना हाँ एग्जाम में, जीएस इज कॉम्पैक्ट, सो बाउंडेड this gives thus GC is bounded and by Liouville's theorem G is constant से C। ओके, से, और C ही क्यों लिखा आपको पता होगा, है ना, इसलिए एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस सी एंड वी आर डन। ठीक है, प्रूफ लिख दो, समझ में आया ना प्रूफ लिखना। और अच्छा लिख सकते हो तो और अच्छा लिखो, ठीक है, मैं ऐसे लिखता, बट ट्राई टू राइट इट वेरी क्लियरली, वेरी प्रिसाइजली, और बहुत अच्छी तरीके से। ये नहीं लिखना है, हाँ, ये समझे, यू डोंट नीड टू राइट दिस।
तुम करते क्या हो, उल्टा कर देते हो, ये लिख देते हो, है ना, यहाँ तीर वीर बना देते हो, ये यहाँ छोड़ देते हो सारा, फिर कहते हो नंबर क्यों नहीं मिला। क्यों मिलेगा नंबर, फॉर्मल प्रूफ लिखना है तुम्हें, ठीक है।